अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। ईरान जंग को तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अमरीकी सदर ट्रंप अपने अहदाफ हासिल करने में नाकामी के बावजूद अपनी फतह का ऐलान करते हुए कन्फ्यूज बयानात का सहारा ले रहे हैं और मार्केट्स को भी कन्फ्यूज कर रहे हैं। और इस जंग की कीमत खलीजी ममालिक अदा कर रहे हैं। और इन गैर मामूली हालात में नए ईरानी सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का सुप्रीम लीडर बनने के 5 दिन बाद पहला बयान सामने आ गया है। कल से ये खबरें चल रही थी कि मुज्तबा खामनाई ज़ख्मी हैं। वो अमेरिका और इसराइल के तेहरान के कंपाउंड पर होने वाले पहले हमले में ही ज़ख्मी हो गए थे और इसी वजह से शायद वो मंजर आम पर आने से गुरेज कर रहे हैं। आज भी ना उनकी वीडियो सामने आई और ना ही ऑडियो सामने आई, लेकिन आज बिलाखिर उनका तहरीरी पैगाम पढ़कर सुनाया गया, जिसमें मुज्तबा खामनाई ने ईरानी शौन का बदला लेने और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद रखने का ऐलान कर दिया है। सरकारी टीवी पर नशर होने वाले पैगाम के आगाज़ में मुज्तबा खामनाई ने कहा कि मुझे भी मजलिस ख़ुबरगान रहबरी के वोट के नतीजे के बारे में आप ही की तरह ईरान के मीडिया के ज़रिए मालूम हुआ। मेरे लिए इस मकाम को संभालना एक मुश्किल ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इस मकाम पर 2 अजीम रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी और शहीद आयतुल्लाह खामनाई जैसी शख्सियात बैठी थी। मुझे आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद उनको देखने का मौका मिला। मैंने जो देखा वो इस्तकामत का एक पहाड़ था और मुझे बताया गया कि उनके सेहतमंद हाथ की मुट्ठी बंद थी। मुज्तबा खामनाई ने आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के हवाले से उन्हें मुखातिब करते हुए कहा कि आप हमेशा इस अंजाम के मुश्ताक थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने आखिरकार आपको ये नेमत उस वक्त अता की कि जब आप माह रमज़ान की 10वीं सुबह को कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे। मुज्तबा खामनाई ने ईरान की अफवाज को मुखातिब करते हुए कहा कि ईरानी अवाम चाहते हैं कि मौसर और दुश्मन को पछता देने वाला दिफा जारी रहे। इसी तरह स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को बंद करके दुश्मन पर दबाव डालने का जरिया भी यकीनन इस्तेमाल होते रहना चाहिए। मुज्तबा खामनाई ने शोहदा के लवाहिकीन के साथ अपनी गहरी हमदर्दी का इजहार करते हुए कहा कि मेरे वालिद के अलावा मेरी अहलिया, मेरी बहन, उसका कमसिन बच्चा और मेरी दूसरी बहन के शौहर, ये सब शोहदा के काफिले में शामिल हो गए हैं। मैं सबको यकीन दिलाता हूँ कि हम शोहदा के खून का बदला लेने से दस्तबरदार नहीं होंगे। हम जिस बदले का इरादा रखते हैं वो सिर्फ इनकलाब के अजीम रहनुमा की शहादत तक महदूद नहीं है, बल्कि कौम का हर फर्द जो दुश्मन के हाथों शहीद होता है उसका इंतकाम ज़रूर लिया जाएगा। यकीनन अब तक इस इंतकाम का एक महदूद हिस्सा वाज़े हो चुका है, लेकिन जब तक इसकी मुकम्मल हद हासिल नहीं हो जाती ये फ़ाइल बाकी तमाम फ़ाइलों के ऊपर रहेगी और हमारे बच्चों और शीरख्वारों के खून के बारे में ख़ास तरह की हसासियत बरकरार रहेगी। लिहाजा वो जुर्म जो दुश्मन ने जानबूझकर मिनाब के तैयबा स्कूल और इस जैसे चंद दीगर वाक़यात में किया है हमारे लिए ख़ास अहमियत रखते हैं। मुज्तबा खामनाई ने मज़ीद कहा कि जिस नुक्ते पर मुझे ज़ोर देना है वो ये है कि हर हाल में हम दुश्मन से हर्जाना वसूल करेंगे और अगर वो इनकार कर देगा तो हम उसके इतने ही असासे ज़ब्त कर लेंगे जितने हमें मुनासिब लगेंगे और अगर ये मुमकिन नहीं हुआ तो हम उनके इतने ही असासे तबाह कर देंगे। हमारी 15 ममालिक के साथ ज़मीनी या समंदरी सरहदें हैं और हम हमेशा उन सब के साथ गर्मजोश और तामीरी ताल्लुकात कायम रखने के ख्वाहिशमंद रहे हैं और अब भी हैं, मगर हालिया जारियत में वहाँ मौजूद कुछ फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल किए गए। लिहाजा फितरी तौर पर और जैसा कि हमने पहले ही खबरदार किया था, हमने इन ममालिक पर हमले किए बगैर सिर्फ उन्हीं अड्डों को निशाना बनाया है। अब से हम लाजमी तौर पर इस अमल को जारी रखेंगे। मुज्तबा खामनाई के पैगाम के मुताबिक इन ममालिक को चाहिए कि वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ जारियत करने वालों और हमारे लोगों के कातिलों के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। मैं उन्हें मशवरा देता हूँ कि वो इन अड्डों को जल्द अज़ जल्द बंद कर दें, क्योंकि उन्हें अब तक मालूम हो जाना चाहिए कि अमेरिका का सलामती और अमन कायम करने का दावा सिर्फ एक झूठ था। यानी मुज्तबा खामनाई का सुप्रीम लीडर बनने के बाद जो पहला बयान पढ़कर सुनाया गया है उसके मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ बंद रहेगी, अरब ममालिक पर हमले जारी रहेंगे, इसराइल और अमेरिका से जंग का बदला लिया जाएगा और जंग जारी रहेगी। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जारियत के बाद शुरू होने वाली जंग मुसलसल 13वें दिन भी जारी है और आज भी ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में मुतअद्दिद धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं, जबकि ईरान के हमलों की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आ रहा है और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त बंद करने के बाद ईरान ने खित्ते भर में तेल की तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर अपने हमलों में इजाफा कर दिया है। इसके नतीजे में ईरान की अपनी अहम तेल की तनसीबात पर मुमकिना हमलों के खदशात भी बढ़ गए हैं। इस सूरत हाल ने दुनिया भर में तेल के बहरान को मज़ीद तशवीशनाक बना दिया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने हालिया सूरत हाल को तेल की आलमी मार्केट में तारीख की सबसे बड़ी
सप्लाई रुकावट करार दिया है। और इसी वजह से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने आलमी मार्केट्स में तेल की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए अपने स्ट्रेटेजिक ज़खायर के इस्तेमाल का ऐलान कर दिया। लेकिन इस ऐलान के बाद भी आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया और ब्रेंट क्रूड की कीमत एक बार फिर $100 फी बैरल की सतह उबूर कर गई। हालांकि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने अपने इमरजेंसी ज़खायर से 40 करोड़ बैरल्स तेल मार्केट में सप्लाई करने का ऐलान किया, जो 2022 में रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जारी किए गए तेल से भी कहीं ज़्यादा है। जबकि अमेरिका ने अपने इमरजेंसी ज़खायर से 172 मिलियन यानी 17 करोड़ बैरल से भी ज़ायद तेल मार्केट में सप्लाई करने का ऐलान किया है इसमें से। मगर फिर भी मार्केट में पैनिक बरकरार है, क्योंकि ईरानी हुक्काम ने धमकी दे दी थी कि दुनिया को तेल की कीमत $200 फी बैरल तक पहुंचने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसे में कल रात को ईरान ने इराक के करीब शुमाली खलीज फारिस में 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। जबकि बरतानिया की मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक ईरानी फोर्सेज ने आज खलीज फारिस में एक और कमर्शियल बहरी जहाज को निशाना बनाया है, जिसके बाद सिर्फ 2 दिनों के अंदर ईरान की जानिब से कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमले का ये छठा वाकया है। कल रात को इराकी साहिल के करीब खलीज फारिस में ईरानी फोर्सेज ने 2 बहरी ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया था, जिसके बाद दोनों टैंकर्स में आग लग गई थी। और हमले के बाद सामने आने वाली वीडियोस में टैंकर्स से आग के इंतहाई बुलंद शोले उठते हुए देखे जा सकते हैं। हमले के दौरान ऑयल टैंकर्स के हमले में से एक शख्स मारा गया है, जबकि 30 से ज़ायद अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया है। रॉयटर्स के मुताबिक इराक के हुक्काम ने बताया है कि ईरान के हमलों का निशाना बनने वाले दोनों ऑयल टैंकर्स मार्शल आइलैंड्स के परचम बरदार थे, जिन पर इराक से तेल लोड किया गया था। जबकि इराक में भारतीय सफारत खाने के मुताबिक इस हमले में जहाज़ के अमले में शामिल एक भारतीय शहरी मारा गया है, जबकि जहाज़ के बाकी 15 अराकीन को रेस्क्यू कर लिया गया है, जो तमाम भारतीय शहरी हैं। जबकि ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत ईरान से ऑयल टैंकर्स के भारतीय अमले को बाहिफाजत निकालने के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जाने की इजाज़त के लिए बातचीत कर रहा है। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक एक भारतीय सरकारी ओहदेदार ने दावा किया है कि ईरान भारत के परचम वाले ऑयल टैंकर्स को स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजरने की इजाज़त दे देगा। ताहम एक ईरानी जरिए ने इस बात की तरदीद की और कहा कि ऐसा कोई मुआहदा तय नहीं पाया है। ऐसे में ईरान के इस हमले के बाद इराकी पोर्ट हुक्काम ने इराकी पोर्ट्स से ऑयल ऑपरेशंस को बंद कर दिया है। इस सूरत हाल पर इराक की वजारत तेल ने तशवीश का इजहार करते हुए समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा कर दिया है। इस सारी सूरत हाल में खित्ते भर में ईरान के हमले जारी हैं। आज एक बार फिर कतर, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, सऊदी अरब और ओमान में ईरानी हमले रिपोर्ट हुए हैं। दुबई में आज मुतादिद ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं और एक ड्रोन ने दुबई में एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया है, जिसके बाद इमारत में मामूली आग लग गई थी। ताहम इस आग पर जल्द ही काबू पा लिया गया था। अमाराती हुक्काम के मुताबिक ये रिहायशी इमारत दुबई क्रीक हार्बर के करीब वाक़ है। इसके अलावा बरतानिया की मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के साहिल के करीब एक कमर्शियल बहरी जहाज़ पर भी हमला हुआ है और ये हमला जबले अली से तकरीबन 35 नॉटिकल माइल के फासले पर मौजूद एक कमर्शियल बहरी जहाज़ पर हुआ है, जिसके बाद जहाज़ पर मामूली आग लग गई थी। इस सारी सूरत हाल में कल अमेरिका और इसराइल की बमबारी के दौरान तेहरान में ईरान के सिपाह बैंक को भी निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ईरानी हुक्काम ने खित्ते भर में अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक फाइनेंशियल सेंटर्स और बैंक्स पर हमलों की धमकी दे दी थी। ऐसे में ईरान की जानिब से खित्ते भर में अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक फाइनेंशियल सेंटर्स और बैंक्स पर हमलों की धमकी के बाद अब मुत्तहिदा अरब अमारात में मुतादिद बैनुल-अक़वामी बैंक्स ने अपनी सर्विसेज को आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के सिटी बैंक ने ऐलान किया है कि वो 12 मार्च से 14 मार्च तक मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी ज़्यादातर ब्रांचेस बंद रखेगा। बैंक के मुताबिक ये फैसला खित्ते में जारी जंग के 22 एहतियाती इक़दाम के तौर पर किया गया है और बैंक के फाइनेंशियल सेंटर्स भी 3 दिन तक बंद रहेंगे। जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपने दुबई के दफातर से स्टाफ को निकालने की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि बैंक ने एहतियाती तदाबीर के तौर पर गुज़िश्ता हफ्ते से ही वर्क फ्रॉम होम का इंतज़ाम कर दिया था और अब इसको मज़ीद तौसी दे दी गई है। जबकि बरतानिया के HSBC बैंक ने कतर में अपनी तमाम ब्रांचेस को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया है और बैंक ने कस्टमर्स को जारी नोटिस में कहा है कि ये इक़दाम अमले और कस्टमर्स की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। इसके अलावा आज कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी ईरान की जानिब से ड्रोन हमला किया गया है और कुवैत की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कई ड्रोन्स के साथ हमला किया गया है और हमले के नतीजे में कुछ इमारतों को नुकसान पहुंचा है। ताहम किसी जानी नुकसान की इतला सामने नहीं आई है। साथ ही कुवैत में मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किए जाने के दौरान ड्रोन्स का मलबा गिरने से बिजली की लाइनें मुतासिर हो गई हैं और कुवैत की वजारत बिजली के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा गिरने से बिजली की 6 ट्रांसमिशन लाइनें आर्जी तौर पर बंद हो गई। ताहम अब सूरत हाल काबू में है। कल रात को बहरीन में
एक फ्यूल स्टोरेज साइट पर हमले के बाद आग लग गई थी। आज बहरीन की वजारत दाखिला ने एक वीडियो जारी की है जिसमें ईरानी हमले के बाद फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी में लगी बड़ी आग को देखा जा सकता है। इस हमले और आग के बाद बहरीन की वजारत दाखिला ने मुतासरा इलाके के रिहायशियों को घरों में रहने और किसी भी वेंटिलेशन के जराए को बंद रखने की हिदायत कर दी है। ताहम अब सूरत हाल बेहतर होने के बाद उन्होंने ये हिदायत वापस भी ले ली है। इस सारी सूरत हाल में बहरीनी हुक्काम ने आज ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा आज सऊदी अरब ने एक बार फिर मुतादिद ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने का दावा किया है और सऊदी अरब की वजारत दिफा के मुताबिक शीबा ऑयल फील्ड की तरफ जाने वाले मजीद 2 ड्रोन्स को रोक कर तबाह कर दिया गया है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के मुताबिक शीबा ऑयल फील्ड रोजाना तकरीबन 10 लाख बैरल्स खाम तेल पैदा करने की सलाहियत रखती है, जबकि सऊदी हुक्काम ने दारुल हुकूमत रियाज के सिफारती इलाके की तरफ जाने वाले एक ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। इसी तरह कतरी हुक्काम ने भी आज एक ईरानी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। दूसरी तरफ आज ईरान और हिजबुल्लाह ने मुश्तरका तौर पर इसराइल के अंदर मुनज़्ज़म हमले भी किए हैं। ईरान की फ़ौज का कहना है कि उसने ड्रोन हमलों के जरिए इसराइल के 2 फ़िज़ाई अड्डों और तल अबीब में वाक़े शिन बेत के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया है, जबकि इसराइली हुक्काम के मुताबिक इन हमलों के दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में 179 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर की हालत बेहतर है। हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की तरफ दागे गए एक रॉकेट से इसराइली शहर तल अबीब में एक घर को नुकसान पहुंचा है और इस हमले के बाद की एक वीडियो में इसराइली शहर में पहुंचने वाली तबाही के मनाजिर देखे जा सकते हैं। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के साथ साथ इसराइली फ़ौज के लबनान में भी वसी पैमाने पर हमले जारी हैं। लबनान में इसराइली हमलों के दौरान मारे गए अफराद की तादाद 687 तक पहुँच गई है और हज़ारों अफराद इसराइली हमलों के नतीजे में बेघर हो गए हैं। दूसरी तरफ आज तेहरान, इस्फहान और काशान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। इससे पहले इसराइली फोर्सेज ने ईरान में हमलों की शिद्दत में इजाफे का दावा किया था। इसके अलावा इराक में ईरान की हामी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के हेडक्वार्टर पर फ़िज़ाई हमला हुआ है, जिसमें कम अज़ कम 10 अफराद मारे गए हैं। इस सारी सूरत हाल में कल मीडिया से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि हमारे लिए जंग के मुहाज पर बहुत अच्छी खबर है। ईरान बिल्कुल तबाह हो रहा है और कई मुबस्सिरीन का ख्याल है कि अमेरिका ने जंग बहुत हद तक पहले से ही जीत ली है। इस दौरान ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका को यह जंग जल्दी और हर हाल में जीतनी चाहिए। मगर आज अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने अमेरिकी हुक्काम का हवाला देते हुए दावा कर दिया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ कम अज़ कम मजीद 3 से 4 हफ्ते तक जारी रखने के ख्वाहां हैं और वो इसके बाद ही अगले इकदाम पर फैसला करेंगे। एक्सियोस की रिपोर्ट में लिखा है कि बुध को G7 ममालिक के रहनुमाओं के साथ वीडियो कॉल के बाद फ्रांस के सदर मैक्रोन ने अवामी तौर पर वही कहा जो बाकी लोग निजी तौर पर कह चुके थे कि कोई भी नहीं जानता कि ट्रंप इस जंग से क्या चाहते हैं। अहम बात यह है कि ईरान जंग शुरू होने के तकरीबन 2 हफ्ते बाद भी ट्रंप इसके इख्तिताम के तरीक़ाकार और वक्त के बारे में मुतज़ाद इशारे दे रहे हैं और इस अबहम की वजह से उनके हामी और मुखालिफ दोनों को अगले इक़दाम की मनसूबाबंदी में मुश्किलात का सामना है। G7 ममालिक के इजलास से वाकिफ 2 ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान ट्रंप की गुफ्तगू गैर वाज़ेह और नॉन कमिटल थी। कुछ शुरका ये समझ कर निकले कि ट्रंप जंग ख़त्म करना चाहते हैं, जबकि दूसरों ने इसके बिल्कुल बरक्स समझा। मंगल की शाम को सदर ट्रंप से पसे पर्दा बात करने वाले एक ज़रिए के मुताबिक ट्रंप मज़ीद कम अज़ कम 3 से 4 हफ्तों तक जंग जारी रखने के बारे में पुरजोश हैं और इसके बाद ही अगले फैसले किए जाएंगे और इस मरहले में तवज्जो ईरान की ताकतवर पासदारान इनकलाब के खिलाफ फौजी मुहिम पर मरकूज रहेगी और मकसद ये है कि पासदारान इनकलाब को इस हद तक कमज़ोर कर दिया जाए कि अंदरूनी बगावत मुमकिन हो जाए। ज़रिए ने मज़ीद बताया कि ईरान के अंदर क़ुव्वतों को मुतहर्रिक करने की कोशिशें भी की जाएंगी, शायद कोई शहर हाथ से निकल जाए या कोई फ़ौजी यूनिट बगावत कर दे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों में शामिल एक सीनियर अरब ओहदेदार के मुताबिक ईरान ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अमेरिका की मुकर्रर करदा टाइमलाइन के मुताबिक जंग रोकने का कोई इरादा नहीं रखता और ईरानी हुक्काम चाहते हैं कि उन्हें बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएं कि ये तनाज़ा दोबारा शुरू नहीं होगा और पहले की तरह कोई आर्ज़ी जंग बंदी नहीं होगी जैसा कि पिछले साल हुआ था। इस सारी सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की है जिसमें खलीजी ममालिक और उर्दन पर ईरान के हमलों की मज़म्मत की गई है और ईरान से मुतालबा किया गया है कि वो फौरी तौर पर अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के सामने कल पेश होने वाली इस करारदाद के हक़ में कुल 15 में से 13 अराकीन ने वोट दिया और इन अराकीन में पाकिस्तान भी शामिल था और यह करारदाद गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल की जानिब से पेश की गई थी। जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अराकीन और ईरान के इत्तेहादी ममालिक चीन और रूस ने इस करारदाद को वोट नहीं दिया
और अहम बात यह है कि उन्होंने अपने वीटो पावर का इस्तेमाल करके करारदाद को रोकने की कोशिश भी नहीं की। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मशरिक़ वस्ता में जारी हालिया कशीदगी से मुताल्लिक एक दूसरी करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। उस करारदाद में खित्ते में जारी कशीदगी और जानी नुकसान पर तशवीश का इजहार किया गया था और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत की गई थी, जबकि इस करारदाद में किसी भी मुल्क का नाम लिए बगैर तमाम फरीक़ैन से खित्ते में फौरी तौर पर तमाम फौजी कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया गया था। लेकिन रूस की जानिब से पेश की गई इस करारदाद के हक में सिर्फ 4 वोट आए और रूस के अलावा चीन, पाकिस्तान और सोमालिया ने इसकी हिमायत की। अमरीका और लेटविया ने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया, जबकि बरतानिया, फ्रांस, बहरीन और डेनमार्क समेत बाकी 9 अराकीन ने इस करारदाद पर वोट ही नहीं दिया। यानी अक़वाम मुत्तहिदा एक बार फिर एक नए तनाज़े में कोई मस्बत किरदार अदा करने से कासिर नज़र आया, बल्कि जानिबदार भी नज़र आया। ऐसे में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि अगर अमरीका चाहे तो ईरान के बिजली के निज़ाम को सिर्फ 1 घंटे में तबाह कर सकता है। और आज ईरान की सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह अली लारिजानी ने ट्रंप के इस बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि ट्रंप का कहना है कि हम ईरान की बिजली को 1 घंटे में ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा नहीं किया। लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो पूरा खित्ता आधे घंटे से भी कम वक्त में तारीकी में डूब जाएगा और इस तारीकी में हमें उन अमरीकी अहलकारों को निशाना बनाने का मौका मिल जाएगा जो अपनी हिफाजत के लिए भाग रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में ईरान के सदर मसूद पिज़ेशकियान की कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर पुतिन से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई थी। ईरानी सदर ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि रूस और पाकिस्तान के रहनुमाओं से बात करते हुए मैंने खित्ते में ईरान के अमन के अज़म को दोबारा वाज़ेह किया। सहयूनी हुकूमत और अमरीका की जानिब से भड़काई गई इस जंग को ख़त्म करने का वाहिद तरीक़ा ईरान के जायज़ हुकूक का एतराफ़, मुआवजे की अदायगी और मुस्तक़बिल की जारियत के ख़िलाफ़ मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें फ़राहम करना है। ऐसे में आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए हैं, जहाँ वो सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में जारी कशीदगी और इलाक़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि वज़ीर आज़म का दौरा 2 तरफ़ा करीबी मुशावरत, खित्ते में अमन और सलामती से मुताल्लिक उमूर पर राब्तों का हिस्सा है और पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे, जंगबंदी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ हमले की मजम्मत की है। ऐसे इक़दाम खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा सकते हैं, जबकि इससे पहले 7 मार्च को आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान से सऊदी अरब ने अहम मुलाकात की। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है और ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है, क्या जंग बढ़ने जा रही है? मुश्तबा खामनाई का बयान, पहला बयान, इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर कामरान बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। बुखारी साहब, ज़ाहिर जंग अभी तक जारी है, आपने कहा था इवेंचुअली तो टेबल पर ही मामला हल होते हैं, मगर इस वक्त जंग में जंग की शिद्दत के साथ साथ ये बात भी हो रही है कि जंग का ड्यूरेशन कितना होगा, जितना ज़्यादा होगा आलमी मार्केट उतनी बुरी तरीके से मुतासिर होंगी। अब एक्सियोस रिपोर्ट कर रहा है ट्रंप के हवाले से कि उन्हें लगता है कि 3-4 हफ्ते ये जंग चलेगी और अब ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं उनका जो आज बयान पढ़कर सुनाया गया उसमें वो भी बदला लेने की बात कर रहे हैं, शिद्दत से बदला लेने की बात कर रहे हैं। ये आपको कोई एंड गेम नजर आ रही है? जी देखें, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक तो जो बयानात हैं उनसे हमें हट के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बयानात जो है एक हद तक ही आपको बता सकते हैं कि क्या होने वाला है, और बयानात की नौइयत ये होती है, उनकी इंटेंट ये होती है कि आप जो है परसेप्शन शेपिंग करें। वो एक इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस टूल होता है। तो जो ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर का बयान है, आपने तो अभी तक उनको देखा नहीं है उनसे कि भाई वो हैं क्या, किस हालत में हैं। तो बताया जाता है कि अस्पताल में है, तो वो अभी वो सामने नहीं आए। तो ये कौन इशू कर रहा है, ये उनके बिहाफ पे ये बिल्कुल कुछ कहना जो है वो अभी क्लियर नहीं है। जहाँ तक कि जंग का ताल्लुक है, देखें मेज़ पे ज़रूर आना है, लेकिन मेज़ पे आने का वक्त का जो तयन है वो बैटल स्पेस डायनामिक्स करते हैं। इस वक्त 2 जो है वो डायनामिक्स चल रहे हैं। ईरान जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि वो एक ऑयल मार्केट का क्राइसिस क्रिएट करे और प्राइस बढ़ती रहे और उसके सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव इकोनॉमिक फाइनेंशियल इफेक्ट्स भी पड़ें। तो वो इसी वजह से उनकी जो हमला की स्ट्रेटजी है वो इस जानिब मरकूज़ है। अमेरिका की स्ट्रेटजी ये है कि भाई उससे पहले कि ये मामला आगे जाए, वो उसको उनकी जो सलाहियत है मिसाइल लॉन्च करने की और ड्रोन लॉन्च करने की, उसको डिग्रेड किया जाए।
तो अब ये एक जो है ना रेस चल रही है, एंड आई थिंक के इट्स फेयर टू से कि ईरान के ऑप्शंस इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि उनकी सलाहियत वो नहीं है, वो उनकी जो फैसिलिटीज़ हैं, स्टॉक पाइल्स हैं, कमांड एंड कंट्रोल नोड्स हैं, उनको बदस्तूर हिट किया जा रहा है। मीडिया के अंदर होता यह है कि जब कोई हमला होता है दुबई में या कतर में या कुवैत में, तो वो या बहरीन में, तो वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। लेकिन जो खामोशी से आईआरजीसी को के जो कमांड एंड कंट्रोल जो नोड्स हैं उनको जो टारगेट किया जा रहा है, उस पे मीडिया का ध्यान नहीं है। तो इस वजह से एक तासुर ये पैदा हो जाता है कि जी ये जंग जो है वो अमेरिका को शायद कोई लेने के देने पड़ गए हैं। ऐसी बात नहीं है। मतलब और ज़ाहिर अमेरिका को ज़ाती तौर पर तो शायद नुकसान नहीं हुआ इतना, मगर जो अरब ममालिक हैं उनको जो नुकसान हो रहा है, अब वो जवाब नहीं दे रहे हैं। अभी तक उन्होंने ईरान को जवाब नहीं दिया, मगर उनके ऑयल इंस्टॉलेशंस पर हमले हुए। अब कल अगर ईरान में एक बैंक पर हमला हुआ तो ईरान ने जवाब में कहा कि खित्ते में जो अमरीकी बैंक हैं हम उन पर कार्रवाई करेंगे। तो दुबई, कतर, उसमें जो अमरीकी बैंक हैं उन्होंने अपने ऑपरेशन कहा कि अब हम नहीं कर रहे हैं या ब्रांचेस नहीं खोलेंगे। तो ये अरब ममालिक का जो नुकसान है, क्या ये उन्हें रिएक्ट करने पर मजबूर कर सकता है, या उनकी तरफ से आपको ये लगता है कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा है तो यही रहेगा मामला? जी, बहुत अहम सवाल है ये, और इस सवाल के जवाब में मैं यूँ कहूँगा कि इसमें एक पाकिस्तानी एंगल भी है। देखें, ये जो अरब ममालिक हैं इनके पास सलाहियत उस तरह की नहीं है कि ये जवाबी कार्रवाई करें। इसी वजह से सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ किया था। जो डिप्लोमेसी इस वक्त पाकिस्तान की तरफ से चल रही है, अगर मुझे स्पेकुलेट करना पड़े, तो बेसिकली वो ईरानियों को यही मैसेज दे रहे हैं कि आप इसको जंग की बिसात को मज़ीद फैला रहे हैं, और मजबूर हो जाएंगे हम कि हम भी आपके जो है ना के खिलाफ को कार्रवाई करें। क्योंकि अगर सऊदी अरब पे हमले होते रहते हैं इसी तरीके से, तो फिर सऊदी अरब अपने पार्टनर से कहेगा पाकिस्तान से कि भाई जी आप भी हमारा साथ दें और जवाबी कार्रवाई आप करें, क्योंकि इसी वजह से हमने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट बनाया था। तो पाकिस्तानियों की तरफ से ईरानियों को यही मैसेज जा रहा है कि वहाँ हम जाना नहीं चाहते और ना ही आपके हक में है, तो आप जो है इस गुरेज कीजिए अपना ये सऊदी अरब पे हमला करने। मसला ये है कि ईरानियों के पास कोई और टारगेट नहीं है। वो अमरीकियों के ऊपर एक हद तक हमला कर सकते हैं बराह रास्त, इजराइल के ऊपर एक हद तक कर सकते हैं। ये ईजीएस्ट टारगेट्स हैं, ये सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं। तो जो है ये एक, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एक जो बैटल स्पेस की डायनामिक्स हैं वो सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस से आगे जा चुकी हैं। मतलब और जब पाकिस्तान की बात होती है, जैसे कि आपने भी जिक्र भी किया, वज़ीर आज़म जो हैं वो दावत पर इस वक्त सऊदी अरब में हैं, क्राउन प्रिंस की दावत पर ना। पाकिस्तान का क्योंकि राब्ता सबसे है, चाहे वो सदर ट्रंप के साथ हो, ईरान के साथ हो, सऊदी अरब के साथ हो। पाकिस्तान ने खामनाई की शहादत को भी कंडेम किया है, मगर ईरान की तरफ से अगर अरब ममालिक पर हमले हो रहे हैं तो उसकी भी मजम्मत की है। पाकिस्तान एक आइडियल पोजीशन में है या मुश्किल पोजीशन में है इस वक्त? देखें, हर हालत में जो है मुश्किलात भी होती हैं और जो है वो उसमें फ़वाइद भी होते हैं। मैं समझता हूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा अपॉर्चून है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के साथ भी एक रिलेशनशिप मज़ीद आगे बढ़ रहा है। सऊदी अरब और दीगर और जो ममालिक हैं खलीजी और अरब ममालिक, उनके साथ भी बढ़ रहा है, तुर्की के साथ भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान की अहमियत बढ़ रही है। अब सवाल ये होता है कि पाकिस्तान को कॉस्ट कितनी करनी पड़ेगी। यानी खुदा न खास्ता अगर जो है ईरानी ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्होंने जो है मिसाइल और ड्रोन की बौछार करनी है सऊदी अरब के ऊपर, तो उसमें ये भी हो सकता है कि उस वक्त फिर पाकिस्तान को मिलिटरीली इसमें छलांग मारनी पड़े, क्योंकि सऊदी दबाव डालेंगे कि भाई हमने आपके साथ एग्रीमेंट किया है, आप हमारे दिफा के लिए आए। दिफा कैसे होगा कि पाकिस्तान की तरफ से भी कार्रवाई की जाएगी। और फिर ये बैटल स्पेस की लॉजिक भी ऐसी है कि अगर ऐसे हालात हो जाते हैं, ईरान बाज नहीं आ रहा और ये अपना टर्म्स पे नहीं एग्री कर रहा, तो उसको कंपेल करने के लिए एक और फ्रंट भी खोला जा सकता है। और साहब, और इस वक्त ज़ाहिर है अब तो बाकायदा तौर पर खुद अमरीकी जो मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है कि जंग से पहले भी सदर ट्रंप को ये असेसमेंट दी गई इंटेलिजेंस कि ईरान में रेजिम चेंज नहीं होगा अगर खामनाई को मार भी दिया जाए। और अब भी यही असेसमेंट दी गई है कि उनके मारे जाने के बाद भी और इतने हमलों के बाद भी वहाँ पर रेजिम चेंज का इम्कान नहीं है। तो क्या कोई मिसकैलकुलेशन हुई सदर ट्रंप से कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे और नेतन्याहू की बातों में आके कि खामनाई को शहीद किया जाएगा और उसके बाद अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, जो पहले भी सड़कों पर थे, रेजिम के खिलाफ हो रहे थे मुजाहरे महंगाई के, बेरोजगारी के? या फिर ट्रंप को पता था कि ये नहीं होना है, हमले फिर भी किए गए? देखें, ये इसमें बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी है, बहुत सारी जो है वो मुगालते हैं और बहुत सारी स्पेकुलेशन है। जो इंटेलिजेंस मिली है
जो मंजरे आम पे आई है वो ये कह रही है कि भाई इस वक्त रेजीम, वो एक स्नैपशॉट है इस करंट मोमेंट में, कि रेजीम जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। और वो जाहिर है कोई ये तसव्वुर तो नहीं कर रहा था ना कि 10-12 दिनों की जंग के बाद या सुप्रीम लीडर को उड़ा दिया जाए तो पूरी की पूरी जो है रियासत का शिराजा बिखर जाएगा। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी रियासत है, ये चीज़ें पता थी। तो आई थिंक कि हमें जो है जो टैक्टिकल जो अपना प्रेशर्स आते हैं उनको स्ट्रेटेजिक जो है मिस्टेक के माने नहीं समझना चाहिए। स्ट्रेटजी जो है वो अपनी जगह होती है। टैक्टिकल लेवल पे जब आप किसी स्ट्रेटजी को अपना ऑपरेशनलाइज करते हैं तो जाहिर है फिर आपको नहीं पता होता कि दूसरी जानिब से क्या जवाब आएगा, आपको कोर्स करेक्शन करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि स्ट्रेटजी में कोई फ्लॉ है, इसका मतलब ये है कि एक नई हालात जिनका जो है वो जो मॉडल था उसके मुताबिक नहीं है, तो आपको कोर्स करेक्ट करना, और ये नॉर्मल होता है किसी भी जंग के अंदर। और मुग़ल साहब, अगर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही, ज़ाहिर माजी में भी सारी जंगें मुज़ाकरात की मेज़ पर ही आकर ख़त्म हुई हैं, मगर ईरान के अपने अंदर जो मुज़ाकरात के हामी लोग हैं उनके पास कितना रूम बचा है इन तमाम कार्रवाइयों के बाद? क्योंकि जो अब कल भी जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसके मुताबिक पासदारान इनकलाब और मजबूत ही हुई है। जो मुज्तबा खामनाई का इंतखाब है उसमें भी नज़र आया कि जो दूसरा तबका है जो मुज़ाकरात की बात करता था वो कमज़ोर हो गया है ईरान के अंदर। और हमने देखा कि मसूद पेज़ेश्कियान साहब जो सदर हैं उनके, उन्होंने बयान दिया कि हम नहीं चाहते कि दोस्त ममालिक पर हमले हों, और जो माजरत की उसके बाद उन्हें एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन नज़र आई और उन्हें अपने बयान से यू टर्न लेना पड़ गया। तो ईरान मुज़ाकरात की तरफ जाए, वहां पर ये रूम बाकी है कि मुज़ाकरात करे तो कौन करे और किसमें हिम्मत है कि करे? ये बहुत अहम सवाल है। इसी वजह से जो स्ट्रेटजी का कोर जो है ना, इस पूरी जंगी कार्रवाई का जो स्ट्रेटेजिक कोर है वो डिग्रेडिंग आईआरजीसी है। आईआरजीसी को डिग्रेड कर किया जाएगा। जाहिर है पूरी तरीके से तो आप उसको डिसमेंटल नहीं कर सकते, बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन कोशिश ही की जा रही है कि उसको डिग्रेड किया जाए, कि जहां जो प्रैग्मेटिक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि तमाम जो सिपाही पासदारान हैं वो एक पेज पे तो नहीं है, उसमें तरह तरह की उनके यहाँ भी आरा पाई जाती हैं, और ये एक डायनामिक सिचुएशन है जिसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो तब्दील होता है, क्योंकि जो है जो इस वक्त इस 1 घंटे के अंदर जो एक रियलिटी है वो अगले घंटे में नहीं रहती, क्योंकि जंग के अंदर जो है आपके नुकसान हो रहे होते हैं। तो आई थिंक कि कोशिश यही होगी कि उन लोगों को, क्योंकि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनके बयान में जो है से एक चीज़ समझ में आई है कि वो बारहा दफ़ा ये कह चुके हैं कि पहले वो आईआरजीसी का नाम लेते हैं, फिर वो रेगुलर मिलिट्री का नाम लेते हैं, फिर पुलिस का नाम लेते हैं कि भाई आप लोग स्टैंड डाउन करें। और जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि किसी से डील बनानी है। अब सवाल ये होता है कि क्या ये जंग उस हद तक चली जाएगी कि आईआरजीसी इतनी कमज़ोर हो जाए कि कोई जो है चार्ज संभालने वाला ना हो और अंदरूने खाना जो है एक खाना जंगी का माहौल बन जाए। ये भी एक रिस्क है, लेकिन ये है कि आई डोंट थिंक इसको हम अभी फोरकास्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम जंग के इब्तदाई जो है वो लम्हात में हैं। जैसे यानी कि फिर ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर अमरीकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके मुताबिक भी ये चंद दिन का काम नहीं है, ये हफ्तों चलने वाली जंग है। फिर जी बिल्कुल, ये तो बात शुरू से कह दी गई थी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ तक कहा था कि हम जो है वी आर गोइंग टू लूज गुड पीपल एज वेल, यानी उनको जो है ना उनके फौजी भी मारे जा सकते हैं, नुकसान भी होगा। तो ये बात उन्होंने पहले से की हुई थी। क्यों कर रहे थे वो? इसीलिए पता था कि भाई ये 1-2 दिन की बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। देखें ईरान का जो रकबा है वो बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी को मिला के जो है ना उतना बड़ा रकबा है। तो ये एक छोटा मोटा मुल्क तो है नहीं है, 93 मिलियन का मुल्क है जहाँ, और फिर इस जंगें जो होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और उनमें जो है वो 1-2 दिनों वाली जंग नहीं होती। वो तो मतलब जो है अभी आप देखें गजा के ऊपर जो है कंट्रोल करने के लिए इजराइल ने कितने अरसे जंग चलाई। तो आई डोंट थिंक अमेरिका उतनी देर करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के पास एक पॉलिटिकल क्लॉक भी टिक कर रही है, और इतने महीनों की बात नहीं है, लेकिन हफ्तों की बात ज़रूर है। बहुत शुक्रिया कामरुल बुखारी साहब, आपने सुना। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका और इसराइल की ये जंग कब जाकर रुकेगी, क्योंकि कीमत पूरा मशरिक़ वस्ता अदा कर रहा है, फिर दुनिया अदा कर रही है। अमेरिका और इसराइली हमलों के जवाब में ईरान पहले दिन से खलीजी ममालिक में अहदाफ को ड्रोन्स और मिसाइल से निशाना बना रहा है, और मुत्तहिदा अरब अमारात ईरानी हमलों का बुनियादी और सबसे बड़ा हदफ बना हुआ है। जहां दीगर खलीजी ममालिक के मुकाबले में ईरानी हमलों की शिद्दत और तादाद ज़्यादा है, और ख़ास तौर पर दुबई को टारगेट किया जा रहा है, जिससे ग्लोबल हैसियत रखने वाले इस शहर में पैनिक की सूरत हाल है, और एयरपोर्ट पर दुबई छोड़ने वालों का रश लगा हुआ है। और सवाल उठ रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात या दुबई में ऐसा क्या है, या ऐसी कौन सी वजह है कि ईरान ने
अपने जवाबी हमलों का ज़्यादा रुख इस जानिब मोड़ दिया है और नेतन्याहू और ट्रंप की जंग की कीमत सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात अदा कर रहा है। जबकि मगरबी मीडिया भी ये सवाल उठा रहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में ज़्यादा हमले क्यों हो रहे हैं। CNN ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के साथ जंग छेड़ दी, मगर इसकी कीमत मुत्तहिदा अरब अमारात अदा कर रहा है। ईरान ने खबरदार किया था कि ईरान पर कोई भी हमला पूरे खित्ते को लपेट में ले लेगा। अमेरिका और इसराइल ने या तो ईरान की इस बात पर यकीन नहीं किया या उसे कोई बड़ा खतरा नहीं समझा, लेकिन इस जंग को अब 13 दिन गुजर गए हैं और खलीजी ममालिक इसकी कीमत अदा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा मुत्तहिदा अरब अमारात मुतासिर है। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से उसकी सरजमीन पर 1700 से ज़्यादा मिसाइल और ड्रोन्स दागे जा चुके हैं, जिनमें से 90% से ज़्यादा को इंटरसेप्टर्स, लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने मार गिराया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने गुज़िश्ता हफ्ते CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में तस्लीम किया कि ईरान का अपने अरब हमसाया ममालिक पर हमले करना जंग का सबसे बड़ा सरप्राइज़ था। इतवार को ईरान के पासदारान इनकलाब ने बताया कि वो अपनी 60% ताकत हमसाया अरब ममालिक में मौजूद अमरीकी अड्डों और स्ट्रेटेजिक मफादात के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि बाकी ताकत इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात पर किसी भी खलीजी मुल्क से ज़्यादा प्रोजेक्टाइल दागे गए हैं और बज़ाहिर ये तादाद इसराइल से भी ज़्यादा है। इनमें से कई प्रोजेक्टाइल्स गुंजान आबाद शहरी इलाकों में घरों, दफातर और सड़कों पर गिरे हैं, जिनसे अब तक 6 अफराद मारे जा चुके हैं जो आम शहरी थे। CNN के मुताबिक सवाल ये भी है कि मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई ही को क्यों निशाना बनाया जा रहा है। इस हवाले से लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के प्रोफेसर फवाज जर्जिस कहते हैं कि दुबई दरअसल ग्लोबलाइजेशन का मरकज़ है। ईरानी रहनुमा दुबई को वेस्टर्न ग्लोबल इकनॉमिक सिस्टम की बुनियाद समझते हैं। इस पर हमले से सिर्फ दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात ही नहीं बल्कि पूरी आलमी मईशत हिल जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक परसेप्शन बहुत अहम होता है। दुबई के एक बैनुल-अक़वामी होटल के सामने आग लगने की तस्वीर या दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहाते में हमले की खबर आलमी तवज्जो हासिल कर लेती है तो हज़ारों गैर मुल्की बाशिंदे और सयाह मुल्क छोड़ने की कोशिश करते हैं। उनका नफ्सियाती असर बहुत बड़ा हो सकता है। प्रोफेसर फवाज जर्जिस ने यह भी बताया कि ईरान पर सख्त तरीन पाबंदियों के दौरान बरसों तक मुत्तहिदा अरब अमारात ही ईरान का मुआशी लाइफ लाइन का किरदार अदा करता रहा। एक अमाराती अहदेदार ने CNN को बताया कि ताल्लुकात बिलाखिर मामूल पर आ सकते हैं, मगर एतमाद बहाल होने में दहाइयाँ लग सकती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के सबसे बड़े तिजारती शराकतदारों में से एक है और चीन के बाद दूसरे नंबर पर आता है। सख्त अमरीकी पाबंदियों के दौरान भी ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारत बढ़ती गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2024 में दोनों ममालिक की दो तरफा तिजारत 28 अरब डॉलर्स थी। इसी तरह तकरीबन 5 लाख ईरानी शहरी मुत्तहिदा अरब अमारात में रहते हैं, लेकिन ईरान हालिया हमलों के जवाब के तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात और अमेरिका के दरमियान दहाइयों पर मुहित स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद का हवाला देता है। गुज़िश्ता साल अमेरिका की जानिब से अहम दिफाई शराकतदार करार दिए जाने के बाद मुत्तहिदा अरब अमारात ने वाज़ेह कर दिया था कि वो अपनी सलामती के लिए किस पर एतमाद करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने अमरीकी लड़ाका तैयारों, हेलीकॉप्टर्स और फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम पर अरबों डॉलर्स खर्च कर दिए। चैथम हाउस की सनम वकील कहती हैं कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को नुकसान पहुंचाने की ईरान की ख्वाहिश के हवाले से मुत्तहिदा अरब अमारात कई पहलुओं से अहम हदफ बनता है। मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला करके ईरान न सिर्फ अमेरिका के एक अहम शराकतदार को निशाना बना रहा है, बल्कि ये पैगाम भी दे रहा है कि ऐसा मुल्क जो लाखों गैर मुल्की शहरियों की मेज़बानी करता है और आलमी फाइनेंस, एविएशन और तिजारत का बड़ा मरकज़ है, वो महफूज नहीं है। इसके अलावा जोग्राफियाई लिहाज से भी ईरान के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाना निस्बतन आसान है। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान सिर्फ 100 किलोमीटर के करीब समंदरी फासला है, इसलिए ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को अमाराती साहिल तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर मुमकिन हमले की सूरत में अपने फ़ौजी अड्डों या फ़िज़ाई हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी थी। इस मौक़िफ़ के बावजूद मुत्तहिदा अरब अमारात महफूज नहीं रह सका। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का पहला हदफ होने की वजह से मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर हमले का शौक जल्द ही गुस्से में बदल गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के अखबार दी नेशनल की एडिटर मीना अल उरैबी कहती हैं कि जंग शुरू होने की सुबह लोग वाकई बहुत अपसेट थे कि इसराइल और अमेरिका ने फ़ौजी रास्ता क्यों इख्तियार किया, मगर बहुत जल्द जब ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात और दूसरे ममालिक पर हमले शुरू कर दिए तो गुस्सा और नाइंसाफ़ी का एहसास ईरान की तरफ मुड़ गया। फिर जब ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान का माजरत का बयान सामने आया कि ईरान अब अपने हमसाया ममालिक को निशाना नहीं बनाएगा, तो इससे उम्मीद और इत्मीनान पैदा हुआ, मगर ये ज़्यादा देर कायम नहीं रह सका। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग को 13 दिन हो गए हैं। मशरिक़ वस्ता के साथ साथ इस जंग के असरात
आलमी मईशत पर भी पड़ रहे हैं। पाकिस्तान भी इन हालात से मुतासिर हो रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया, जिससे महंगाई में इजाफा होगा। आवाम पर सिर्फ तेल की कीमतों में इजाफे की सूरत में ही नहीं, बल्कि दीगर अशिया की महंगाई की सूरत में भी मजीद बोझ पड़ेगा, मुआशी तरक्की मुतासिर होगी। इसके अलावा पाकिस्तान की तरसीलात ज़र भी मुतासिर होने का खदशा है। पाकिस्तान में तरसीलात ज़र का बड़ा हिस्सा अरब ममालिक से आता है और तारीखी तौर पर सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेज आती हैं। मगर फरवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात से सबसे ज़्यादा तरसीलात ज़र आईं, यानी सऊदी अरब से भी ज़्यादा। फरवरी में मुत्तहिदा अरब अमारात से $696 मिलियन तरसीलात ज़र आईं, जबकि सऊदी अरब से $685 बिलियन तरसीलात ज़र मौसूल हुई। अब जंग की वजह से अरब ममालिक अपना तेल नहीं बेच पा रहे हैं, वहाँ पर मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर हो गई हैं, टूरिज़्म बुरी तरीके से मुतासिर हो रहा है, हज़ारों फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं। पहले लोग लाइन लगा के छुट्टियाँ मनाने इन ममालिक में जाते थे, अब तेज़ी से बाहर निकल रहे हैं। और IMF ने भी खित्ते में जंग की सूरत हाल पर बात की है। कर्ज़ की $1 अरब की अगली किस्त के लिए IMF के पाकिस्तान से मुज़ाकरात हुए और स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ। और आज IMF के जारी होने वाले एलामिये के मुताबिक IMF मिशन और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान बातचीत में काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई है और ये बातचीत आइंदा दिनों में भी जारी रहेगी, जिसमें पाकिस्तान की मईशत पर हालिया आलमी असरात का जायज़ा भी शामिल होगा। एलामिये के मुताबिक प्रोग्राम पर अमल दरामद फरवरी 2026 के आखिर तक मजमूई तौर पर हुक्काम के वादों के मुताबिक रहा। पाकिस्तान के मालियाती खसारे को कम करने और पब्लिक फाइनेंस मजबूत बनाने पर बातचीत हुई। साथ ही महंगाई को काबू में रखने के लिए IMF ने सख्त मॉनेटरी पॉलिसी बरकरार रखने पर जोर दिया, ताकि महंगाई मुस्तकिल तौर पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुकर्ररा हदफ के अंदर रहे। तवानाई के शोबे की इस्लाहात और कारकर्दगी बेहतर बनाने पर भी बातचीत हुई। एलामिये के मुताबिक इसके अलावा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर भी खास तवज्जो दी गई, क्योंकि हुक्काम तरक्की की रफ्तार तेज़ करने पर जोर दे रहे हैं। साथ ही समाजी तहफ़्फ़ुज़, सेहत और तालीम के अखराजात बढ़ाने पर भी मुआशी टीम से गुफ्तगू हुई। बातचीत में मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, अदायगियों के तवाज़ुन और बैरूनी माली ज़रूरियात पर असरात का भी जायज़ा लिया गया। साथ ही आलमी मालियाती हालात के सख्त होने के तनाजुर में तवानाई की गैर मुस्तहकम और बढ़ती हुई कीमतों का जायज़ा लिया गया। एलामिये के मुताबिक IMF की टीम और पाकिस्तानी हुक्काम के दरमियान बातचीत आइंदा दिनों में जारी रहेगी, ताकि उन्हें हतमी शक्ल दी जा सके। शहबाज राना की खबर के मुताबिक IMF के साथ पाकिस्तान के मुज़ाकरात बेनतीजा रहे और इसकी वजह प्राइमरी बजट सरप्लस का हदफ हासिल ना होना है। हुकूमती ऑफिशर्स के मुताबिक स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। खबर के मुताबिक IMF को ज़्यादा मसला FBR की तरफ से टैक्स हदफ हासिल ना करने पर था और IMF मुतमईन नहीं है कि FBR इस साल 13,500 अरब रुपए का रिवाइज्ड हदफ भी हासिल कर पाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ तेल और गैस ही नहीं, बल्कि अमेरिका और इसराइल की ईरान जंग पूरी दुनिया में दीगर अशिया की भी सप्लाई में कमी और कीमतों में इजाफे का बहरान ला सकती है और इससे एग्रीकल्चर की पैदावार भी बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा है। अब क्योंकि सदर ट्रंप कभी ये कहते हैं कि ये जंग कई हफ्ते चल सकती है, तो कभी ये कहते हैं कि जंग इख्तिताम के करीब है, और वो ये भी कह चुके हैं कि ईरान की तरफ से सरेंडर के अलावा कुछ कबूल नहीं करेंगे। और जवाब में ईरान ने भी कह दिया है कि वो लड़ेगा और सरेंडर किसी सूरत नहीं करेगा। तो खतरात और बढ़ गए हैं। तेल और गैस की कीमतें बढ़ने और सप्लाई कम होने, दोनों अनासिर से बहुत सी दीगर इंडस्ट्रीज़ भी मुतासिर होंगी, क्योंकि कुदरती गैस एग्रीकल्चर के इनपुट्स में इस्तेमाल होने वाला इंतहाई अहम अंसर है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दुनिया भर के फर्टिलाइज़र प्रोड्यूसर्स ने पहले ही अपनी प्रोडक्शन कम करना शुरू कर दी है और फर्टिलाइज़र की कीमतें भी पहले ही बढ़ गई हैं और दुनिया भर में किसान फसलों की काश्त के अगले अहम सीज़न से पहले कोशिश कर रहे हैं कि इन अहम इनपुट्स की सप्लाई हासिल कर सकें। और अगर ईरान जंग तवील हुई तो इसके बहुत ख़तरनाक असरात होंगे, क्योंकि फर्टिलाइज़र और दीगर एग्रीकल्चर इनपुट्स की पैदावार भी कम होगी और कीमत भी ज़्यादा होगी, और इसके नतीजे में किसान अपनी फसलों में इन अहम इनपुट्स का इस्तेमाल कम कर देंगे, और जिसके नतीजे में फसलों की पैदावार में कमी हो जाएगी। और इस सब के नतीजे में जो अगला बहरान आएगा वो खुराक की कमी का होगा। बरतानिया की लीड्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर टिम बेंटन, जो कि फूड सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, उनके मुताबिक जो ममालिक कम अमीर हैं या गरीब हैं, उनमें यह ग़िज़ाई बहरान एक इंसानी अलमिये की शक्ल भी इख्तियार कर सकता है। उनके मुताबिक अगर फर्टिलाइज़र की पैदावार में कमी के नतीजे में किसानों ने उसे अपनी फसलों की काश्त में दुरुस्त मिकदार में इस्तेमाल ना किया, तो 6 माह में फसलों की पैदावार में कमी के नतीजे में इसके असरात नजर आएंगे। तज्ज़ियाकारों ने ब्लूमबर्ग को बताया कि ईरान जंग जितनी तवील होगी, उसके मनफी असरात इतने ही तवील और ख़तरनाक होंगे, और बहुत से मनफी असरात तो अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, बाद में नज़र आएंगे।
और दुनिया भर में नजर आएंगे, क्योंकि जंग तो मशरिक़ वस्ता में हो रही है, मगर सप्लाई चेन दुनिया भर की मुतासिर हो रही है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता के ममालिक ओमान, कतर, सऊदी अरब, बहरीन और ईरान ने दुनिया भर में 2020 से लेकर अब तक 50 अरब डॉलर्स की नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट की है। सिर्फ अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता से अपनी फसलों के लिए 5 अरब डॉलर्स की नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इंपोर्ट की, जिसमें से 51% कतर से खरीदी गई। और अमेरिका की ईरान जंग की वजह से पूरे मशरिक़ वस्ता, खासतौर पर कतर की LNG सप्लाई और पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो गई है, बंद हो गई है, क्योंकि मशरिक़ वस्ता दुनिया को 16 से 18% यूरिया, अमोनिया और सल्फर फराहम करता है, जिसमें सबसे बड़ा खरीदार भारत है, जो अपनी ज़रूरियात का तकरीबन 40% यूरिया और फॉस्फेट अरब ममालिक से खरीदता है। जबकि फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ईरान जंग के बाद बरतानिया के किसान खौफजदा हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर की लागत बहुत बढ़ गई है और बढ़ रही है। खबर के मुताबिक बरतानिया के किसान पहले ही पिछले 2 सीजन से बहरान का सामना कर रहे हैं, क्योंकि गंदम की पैदावार भी कम रही और कीमत भी, यानी वो पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं। और अब उन्हें ईरान जंग के बाद फसलों में इस्तेमाल होने वाली फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ने के उसी बहरान का सामना है, जो रूस की यूक्रेन जंग के बाद पैदा हो गया था। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।